तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स नॉवल के पिछले पार्ट में देखा था कि किन मुंह पर फू रिलुओ ने एक बहुत ही अजीब और डेंजरस डिवाइन आर्ट छोड़ दी थी। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये ऐसी टेक्निक थी जो सीधा उसकी आंखों से जुड़ी हुई थी। और अब डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के सब एक्सपर्ट्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब सब लोग इस मिस्टीरियस डिवाइन आर्ट के बारे में सोच ही रहे थे, तब म्यूट ने कुछ इशारे किए और डेफ ने उनका मतलब समझाते हुए कहा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बस किन मो को मिरर में देखना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये बात सुनते ही अपोथेकरी ने तुरंत अपना मिरर निकाला और किन मो की तरफ कर दिया। जैसे ही किन मो की नज़र मिरर पर पड़ी, उसकी आंखें तुरंत अनफोकस्ड हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के अंदर से कोई शैडो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर अपोथेकरी ने तुरंत मिरर हटा लिया। उसने गंभीर आवाज में कहा कि मिरर से बचना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आखिर किन्मू कब तक हर मिरर से बचेगा? अगर कोई एनिमी या डीमन स्पाई उसके सामने मिरर ले आए तो क्या होगा? बस एक नज़र ही काफ़ी होगी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करने के लिए। और डेविल रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो फू रिलुओं के लिए काम करने को तैयार हों। ये सुनकर बुचर की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने मिरर छीन लिया और खुद किन्मू पर शाइन कर दिया। फिर वही हुआ, किन्मू की आंखें फिर से बदल गईं। इस बार सबने क्लियरली देखा कि फू रिलुओ का फिगर उसकी आंखों के अंदर और ज्यादा पास आ गया था, जैसे वो धीरे धीरे किन्मू की तरफ चल रहा हो। बुचर भी हैरान रह गया। उसने तुरंत मिरर उल्टा कर दिया और डिवाइन आर्ट का इफेक्ट खत्म हो गया। फू रिलुओ का शैडो भी गायब हो गया। बुचर ने गहरी सांस लेकर कहा कि ये डिवाइन आर्ट सच में कमाल की है। उसने मजाक में कहा कि अगर फू रिलुओ इतना ही पावरफुल है तो क्यों ना उसे बाहर निकालकर कुछ ट्रू गॉड्स को इकट्ठा किया जाए और वहीं उसका काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन किन्मू ने सिर हिला दिया। उसने समझाया कि ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। मिरर सिर्फ डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है, फू रिलुओ का असली बॉडी कभी सामने नहीं आता। जब भी टेक्निक एक्टिवेट होती है वो सिर्फ किन्मू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसलिए चाहे कितने भी एक्सपर्ट्स आ जाएं वो फू रिलुओ को डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। बुचर ने फिर भी उसकी तारीफ की। उसके लिए ऐसी अजीब डिवाइन आर्ट देखना भी एक नया एक्सपीरियंस था। इसके बाद म्यूट ने भी मिरर पकड़ लिया। उसने भी किन्मू पर मिरर शाइन किया। रिजल्ट पहले से भी ज्यादा शॉकिंग था। फू रिलुओ का फिगर और करीब आ गया। अब सबको एहसास होने लगा कि अगर ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुई तो शायद एक दिन फू रिलुओ सच में किन्मू को अपनी तरफ खींच लेगा। म्यूट ने तुरंत मिरर हटा दिया और गुस्से में कुछ इशारे किए। लेकिन अब ब्लाइंड की क्यूरियोसिटी जग चुकी थी। वो भी मिरर लेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ग्रैनी सी का मुक्का सीधा उसके सर पर पड़ा। ब्लाइंड तुरंत चिल्लाया कि जब सब लोग मिरर शाइन कर रहे थे तब किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसकी बारी आते ही उसे क्यों मारा गया? ग्रैनी सी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मिरर छीन लिया और खुद उसे पकड़कर खड़ी हो गई। एक पल के लिए उनके मन में भी क्यूरियोसिटी जग गई। आखिर वो भी देखना चाहती थी कि फू रिलुओ की डिवाइन आर्ट कितनी पावरफुल है। लेकिन किन्मू उनका पाला हुआ बच्चा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया। बाकी लोग भी चुप हो गए। अब असली प्रॉब्लम सामने आ चुकी थी। अगर किन्मू मिरर नहीं देख सकता और डिवाइन आर्ट को रिमूव भी नहीं किया जा सकता तो क्या ये टेक्निक हमेशा के लिए उसकी आंखों में रहेगी? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के ये लोग आम एक्सपर्ट्स नहीं थे। हर एक अपने फील्ड का लेजेंड था। लेकिन फू रिलुओ की डिवाइन आर्ट इतनी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस थी कि कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था। इसी वक्त इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीस्टर और ट्रू गॉड पैंग यू वहां पहुंच गए। उन्होंने सबको देखकर माफी मांगी। उन्होंने बताया कि बैटलफील्ड की सिचुएशन इतनी बिजी थी कि तुरंत मदद कर पाना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही सबने उन्हें देखा, उनकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। इंपीरियल प्रीस्टर को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक माना जाता था। हो सकता था कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। सबने जल्दी से पूरी सिचुएशन समझा दी। इंपीरियल प्रीस्टर ने सब कुछ सुनने के बाद सिर्फ एक लाइन कही, मुझे देखने दो। ये कहकर उसने अपनी चेस्ट के पास से एक मिरर निकाला। मिरर देखते ही बुचर, ब्लाइंड और बाकी सबके एक्सप्रेशंस अजीब हो गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिग्निफाइड और हैंडसम इंपीरियल प्रीस्टर अपने साथ मिरर लेकर घूमता होगा। लेकिन ग्रैनी सी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली। ऐसा लग रहा था जैसे अगर इंपीरियल प्रीस्टर ने ज्यादा शरारत की तो अगला मुक्का उसके सर पर पड़ेगा। सिचुएशन समझते ही इंपीरियल प्रीस्टर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने समझाया कि बिना डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट किए उसका सोल्यूशन ढूंढना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे देखना जरूरी है। ग्रैनी सी ने ठंडी आवाज में कहा कि देख सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इंपीरियल प्रीस्टर ने मिरर किन्मू की तरफ कर दिया। जैसे ही डिवाइन आर्ट एक्टिवेट हुई, उसने फू रिलुओ का फिगर देखा जो धीरे धीरे किन्मू की आंखों से बाहर निकल रहा था। बस एक नजर देखते ही इंपीरियल प्रीस्टर शॉक हो गया। उसने तुरंत मिरर हटा लिया। उसकी आंखों में एडमिरेशन साफ नजर आ रही थी। उसने कहा कि ये डिवाइन आर्ट सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर कोई किन्मू की आंखों में देखे तो वो भी इस टेक्निक के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। फू रिलुओ की एबिलिटी एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। ग्रैनी सी ने तुरंत पूछा कि क्या उसके पास सोल्यूशन है। इंपीरियल प्रीस्टर सोचने लगा। वो इधर उधर चलने लगा। कुछ देर बाद वो रुका और बोला कि शायद उसे एक बार और देखना पड़ेगा। बस इतना कहना था कि ग्रैनी सी का मुक्का सीधा उसके सर पर जा लगा। सब लोग एकदम स्टन रह गए। ये वही इंपीरियल प्रीस्टर था जिसे इटर्नल पीस इंपीरियल में लगभग सब रिस्पेक्ट करते थे। खुद एम्परर यानफेंग भी उसके साथ इतनी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ग्रैनी सी ने बिना झिझक उसके सर पर वार कर दिया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि इंपीरियल प्रीस्टर ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। उसने शांति से मुक्का झेला और कहा कि एक नजर में इतनी कॉम्प्लेक्स डिवाइन आर्ट को समझना मुश्किल है। अगर उसे कुछ और बार ऑब्जर्व करने दिया जाए तो शायद सोल्यूशन मिल सकता है। ग्रैनी सी ने सीधा सवाल पूछा,
और अगर सोल्यूशन ना मिला तो? इंपीरियल प्रीस्टर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि अगर सुबह उसे डाउ का सच मिल जाए तो शाम को मरने का भी कोई पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर सब समझ गए कि वो कितना ऑब्सेस्ड है नॉलेज और ट्रूथ के साथ। जब इंपीरियल प्रीस्टर से भी सोल्यूशन नहीं निकला तब ग्रैनी सी ने अपनी नजर ट्रू गॉड पैंग्यू पर डाली। उन्होंने पूछा कि एक ट्रू गॉड होने के नाते क्या उसके पास कोई सोल्यूशन है? पैंग्यू कुछ देर चुप रहा। सच तो ये था कि वो भी मिरर लेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन ग्रैनी सी के पंचेस देखने के बाद उसने अपना आइडिया छोड़ दिया था। आखिरकार उसने जवाब दिया। उसने कहा कि अगर इंपीरियल प्रीस्टर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो वो भी नहीं निकाल सकता। उसने खुलकर माना कि डिवाइन आर्ट्स के मामले में 4 एलओ की कैपेबिलिटी उससे भी ऊपर है, खासकर आई बेस्ड टेक्निक्स में। उसके हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो 4 एलओ के लेवल की डिवाइन आर्ट को समझ सकता है, और वो था हेवनली टीचर। ये नाम सुनते ही किन्मू के दिल में एक उम्मीद जगी। हेवनली टीचर यानी सेंट वुडकटर, एक ऐसा लेजेंडरी एग्जिस्टेंस जिसके विजडम और एबिलिटीज पर किसी को शक नहीं था। अगर कोई 4 एलओ की डिवाइन आर्ट तोड़ सकता था तो शायद वही था। पैंग्यू ने बताया कि हेवनली टीचर अभी लूफू हेवन में मौजूद है, उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बैटलफील्ड की सिचुएशन अभी भी टेंस थी। डेविल रेस और सुप्रीम एम्परर हेवन की आर्मीज आमने सामने खड़ी थी। पैंग्यू को वहीं रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंपीरियल प्रीस्टर भी सेंट वुडकटर से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके पास भी वक्त नहीं था। वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर भी एक अच्छी बात थी, लूफू हेवन और सुप्रीम एम्परर हेवन के बीच की वर्ल्ड बैरियर पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। जब डेविल गॉड्स ने इन्वेजन शुरू किया था तब उन्होंने खुद इस बैरियर को तोड़ दिया था। इसी वजह से दोनों वर्ल्ड्स के बीच आना जाना पहले से कहीं आसान हो गया था। ग्रैनी सी खुशी से मुस्कुराकर बोली, मैं मोएर के साथ हेवनली सेंट कल्ट के फर्स्ट सेंट से मिलने जाऊंगी। उनके लिए सेंट वुडकटर सिर्फ एक लेजेंडरी एक्सपर्ट नहीं था। हेवनली सेंट कल्ट के हर डिसाइपल के दिल में सेंट वुडकटर एक डिवाइन एग्जिस्टेंस था। वही एग्जिस्टेंस जिसने पहले फाउंडिंग मास्टर को टीचिंग्स दी थी और जिसकी वजह से हेवनली सेंट कल्ट का जन्म हुआ था। हर जनरेशन का कल्ट मास्टर उसकी इनहेरिटेंस पाता था। हर डिसाइपल का सपना होता था कि एक बार सेंट वुडकटर को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन चिन्मू के दिल में अजीब सी फीलिंग थी। उसे पता था कि रियलिटी और लेजेंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेंट वुडकटर ने कभी हेवनली सेंट कल्ट क्रिएट नहीं किया था। उसने तो सिर्फ अपनी टीचिंग्स दी थी और फाउंडिंग मास्टर ने उन टीचिंग्स के बेस पर कल्ट एस्टैब्लिश किया था। अगर ग्रैनी सी को सच पता चल जाता तो शायद उनका सपना टूट जाता। इसी वजह से चिन्मू ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी ट्रू गॉड पैंग्यू ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने पहले लॉफू हेवन के खिलाफ वॉर लीड की थी। मैं यहाँ के टेरेन को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ हर जगह डेंजरस मार्शेस और शैटर्ड स्पेस मिरर्स हैं। जरा सी गलती भी मौत ला सकती है। ये सुनते ही ग्रैनी सी ने एक व्हाइट सिल्क रिबन निकाला और चिन्मो की आंखों पर बांध दिया। चिन्मो हैरान रह गया। ग्रैनी, ये क्या कर रही हो? ग्रैनी सी बोली, 4 एलओ की डिवाइन आर्ट तुम्हारी आईज को टारगेट कर रही है। अगर तुमने किसी मिरर या रिफ्लेक्शन को देखा तो वो टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन चिन्मू के पास एक और मेथड था। उसने अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को समन कर दिया। क्लाउड के ऊपर खड़ी उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट तुरंत उसके बॉडी के पीछे अपीयर हो गई। लेकिन इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उन्होंने तुरंत वार्निंग दी, मत करो। 4 एलओ की डिवाइन आर्ट सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल स्पिरिट पर भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन वार्निंग थोड़ी देर से आई। चिन्मू की प्राइमोर्डियल स्पिरिट ने मिरर की तरफ देखा और उसी सेकंड उसकी आईज ब्लर हो गईं। उसकी प्यूपिल्स के अंदर एक शैडो इमर्ज हुई। 4 एलओ वो डायरेक्टली उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट की साइड के थ्रू एक्टिवेट हो चुका था। सब कुछ एक पल में हुआ, लेकिन ग्रैनी सी ने फाइनली कंफर्म कर लिया कि डेंजर किस लेवल का है। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया था कि चिन्मू को केयरफुली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पैंग्यू ने स्पेस को टेयर किया और लुओफू हेवन का एंट्रेंस खोल दिया। एक मैसिव क्रैक हवा में खुल गई। उसके अंदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड दिख रहा था। पैंग्यू ने वार्निंग दी, लुओफू हेवन हर कॉर्नर में डेंजर से भरा हुआ है, बहुत सावधान रहना। लेकिन ग्रैनी सी बिना किसी हेजिटेशन के चिन्मू का हाथ पकड़कर क्रैक के अंदर घुस गई। ड्रैगन किलन और हुलिंगर भी पीछे जाना चाहते थे, पर एंट्रेंस तुरंत बंद हो गया। ड्रैगन किलन का एक्सप्रेशन उदास हो गया। उसका कल्ट मास्टर उसे छोड़कर चला गया था। उधर अपोथेकरी ने डिसाइड किया कि सब लोग फेंगडू जाएंगे और विलेज चीफ को ढूंढेंगे। हुलिंगर गाइड बन गई और सबको लीड करने लगी। ड्रैगन किलन पहले तो वही रुकना चाहता था, लेकिन जैसे ही स्पिरिट पिल्स का टॉपिक आया उसकी आंखें चमक उठी। हुलिंगर मुस्कुराकर बोली, दादाजी के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, तुम भूखे नहीं मरोगे। बस इतना सुनना था कि ड्रैगन किलन तुरंत खुश हो गया। उसने अपना असली फॉर्म रिवील कर दिया, एक जायंट बीस्ट जिसका साइज लगभग 120 सांग तक पहुंच रहा था। सब एक्सपर्ट्स उसकी पीठ पर चढ़ गए। बुचर हंसकर बोला, मैंने पहले सोचा था कि इसे न्यू ईयर फीस्ट में ड्रैगन चिकन के साथ पका देना चाहिए, लेकिन ये तो उन चिकन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकला। सब हंस पड़े, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अपोथेकरी ने कैजुअली पूछा, तुम रोज कितनी स्पिरिट पिल्स खाते हो? ड्रैगन किलर ने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स, फायर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स और वाटर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स, हर मील में एक बकेट। एक सेकंड के लिए पूरी जगह साइलेंट हो गई। अपोथेकरी का मुंह खुला का खुला रह गया। हर मील में एक बकेट? ड्रैगन ने सिर हिला दिया।
अपोथेकरी ने कैलकुलेशन की 3 टाइप्स की स्पिरिट पिल्स, हर टाइप की 1 बकेट, एक मील में 3 बकेट, दिन में 3 मील्स, मतलब टोटल 9 बकेट स्पिरिट पिल्स हर दिन। ये सुनकर सब स्टन रह गए। अपोथेकरी ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आया कि चिन्मो अब तक बैंकरप्ट क्यों नहीं हुआ। तुम्हारी एपेटाइट तो किसी एंशिएंट बीस्ट से भी ज्यादा डेंजरस है। ड्रैगन किलन पहले शॉक्ड हुआ, फिर उसका एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट में बदल गया। उसने सोचा था शायद 1 बकेट मिलेगी, लेकिन अब उसे 9 बकेट्स मिलने वाली थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ब्लाइंड साइड में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में जलन उठ रही थी। विलेज के लगभग सब लोग अमीर थे। अपोथेकरी के पास एंडलेस वेल्थ थी। डेफ की पेंटिंग्स एक्सपेंसिव प्राइसेस पर बिकती थी। बुचर का मीट बिजनेस चल रहा था। म्यूट वेपन्स फोर्ज करता था। क्रिपल के पास भी अपने मेथड्स थे। ग्रैनी सी हेवनली सेंट कल्ट के ट्रेजरी को कंट्रोल करती थी। सिर्फ ब्लाइंड ही था जो किस्मत के भरोसे जीता था। इसीलिए जब उसने सबको इतना रिच देखा तो उसका मूड और खराब हो गया। उधर हुलिंगर के दिमाग में कंप्लीटली अलग थॉट्स चल रहे थे। उसने चुपके से सोचा, जब यंग मास्टर वापस आएगा और देखेगा कि फैट ड्रैगन रोज 9 बकेट स्पिरिट पिल्स खा रहा है, तब उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। और वो अपनी हंसी रोकने लगी। इसी दौरान लुआफू हेवन के अंदर चिन्मो और ग्रैनी सी अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। चिन्मो की नॉर्मल आइज कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुकी थी। वो सिर्फ अपनी सेंसेस के थ्रू सराउंडिंग्स को फील कर पा रहा था, लेकिन इस तरह मूव करना बहुत इनकन्वीनियंट था। इसीलिए उसने सीक्रेटली अपनी थर्ड आई को कवर करने वाले गोल्डन विलो लीफ को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन ग्रैनी सी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी ये आई अनयूजुअल है, इसे कैजुअली मत खोलना। चिन्मो ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ग्रैनी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अगर डेंजर आ गया तो मैं आपके लिए बर्डन बन जाऊंगा। ग्रैनी सी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। चिन्मो की बात में लॉजिक था। आखिरकार उन्होंने डिसीजन ले लिया। ठीक है, मैं लीफ रिमूव कर देती हूँ, लेकिन तुम ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक यूज नहीं करोगे। चिन्मो ने तुरंत मान लिया। अगला सेकंड ही सब कुछ बदल गया। ग्रैनी सी ने गोल्डन विलो लीफ को पकड़ा और धीरे से हटा दिया। जैसे ही सील रिमूव हुई, चिन्मो की फोरहेड के बीच वाली स्किन 2 तरफ खुल गई और उसके अंदर से एक मिस्टीरियस आई रिवील हुई। एक ऐसी आई जो ऑर्डिनरी आईज से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो आई धीरे धीरे लेफ्ट और राइट मूव करने लगी, जैसे कोई एंशिएंट गॉड हजारों सालों की नींद से जाग गया हो। और उस मोमेंट पर चिन्मो ने फाइनली लुआफू हेवन को दोबारा देखना शुरू कर दिया, लेकिन ना तो उसे और ना ही ग्रैनी सी को पता था। इस मिस्टीरियस थर्ड आई के खुलने के साथ ही एक और भी बड़ा सीक्रेट जागने वाला था। एक ऐसा सीक्रेट जो लुआफू हेवन की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल सकता था। ग्रैनी सी ने उसकी आंखों को ध्यान से चेक किया। उन्हें डर था कि कहीं फू रिलुओ ने चिन्मो की थर्ड आई में कोई ट्रैप या मार्क न छोड़ दिया हो। काफी देर तक देखने और स्पेशल मिरर से इंस्पेक्ट करने के बाद भी उन्हें फू रिलुओं का कोई ट्रेस नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन फिर भी ग्रैनी सी ने उसे वार्निंग दी कि वो इस आई का यूज सिर्फ देखने के लिए करे, मैजिक पावर या किसी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश ना करे, और जब तक सेंट वुडकटर से मुलाकात ना हो जाए तब तक गोल्डन विलो लीफ से इस आई को ढक कर रखे। चिन्मो ने सिर हिला दिया और गोल्डन विलो लीफ को संभाल कर रख लिया। ये पहली बार था जब वो दुनिया को अपनी थर्ड आई से देख रहा था, और जैसे ही उसने आसपास नजर डाली उसे तुरंत महसूस हो गया कि ये दुनिया उसकी नॉर्मल आई से देखी जाने वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसकी 2 ऑर्डिनरी आईज लोगों का आउटर अपीयरेंस देखती थी, लेकिन थर्ड आई सीधा किसी भी एग्जिस्टेंस का असली रूप दिखा रही थी। जब उसने ग्रैनी सी की तरफ देखा तो सिर्फ उनका बॉडी ही नहीं, बल्कि उनकी डिवाइन ट्रेजर्स, कल्टिवेशन फाउंडेशन और उनकी एंशिएंट सोल तक उसे साफ नजर आने लगी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने चिन्मो के होश उड़ा दिए। जब उसकी नजर ग्रैनी सी की एंशिएंट सोल पर पड़ी तो उसके अंदर एक अजीब भूख जाग उठी। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई डिलिशियस फेस्ट रखी हो। उसका पेट जोर जोर से गुदगुदाने लगा। उसके मन में एक खतरनाक इच्छा पैदा हुई। वो ग्रैनी सी की सोल को उनके बॉडी से खींचकर सीधा निगल लेना चाहता था। चिन्मो खुद इस फीलिंग से शॉक हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये भूख आ कहाँ से रही है। उसने पूरी ताकत से खुद को कंट्रोल किया और अपने मन के अंदर उठ रहे उस मॉन्स्टर जैसे इम्पल्स को दबा दिया। तब उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या प्रॉब्लम लोफू हेवन की है या फिर प्रॉब्लम उसकी थर्ड आई की है? चिन्मो ने जल्दी ही आंसर निकाल लिया। लोफू हेवन डेविल रेस की दुनिया थी। यहाँ डेविलची हर जगह फैली हुई थी, लेकिन डेविलची कभी किसी को सोल खाने की भूख नहीं लगाती। इसका मतलब साफ था, ये सब कुछ उस थर्ड आई की वजह से हो रहा था। लेकिन आखिर ये आई किस तरह की पावर रखती थी और क्यों हर सोल को देखकर उसके अंदर उसे कंज्यूम करने की इच्छा पैदा हो रही थी? ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा, लेकिन फिलहाल उसके पास इन सवालों का जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। चिन्मो और ग्रैनी सी सीधे सबसे नजदीक वाले सैक्रिफिशियल ऑल्टर की तरफ बढ़ने लगे। उनका मानना था कि सेंट वुडकटर जरूर इन ऑल्टर्स की रक्षा कर रहा होगा, क्योंकि सुप्रीम एम्परर हेवन को समन करने के लिए सेंट वुडकटर और 24 गॉड्स ने कई मैसिव पिरामिड शेप्ड ऑल्टर्स बनाए थे। इन्हीं ऑल्टर्स की वजह से फू रिलुओ को वॉर रोकना पड़ा था, और जब तक ये ऑल्टर्स सेफ थे तब तक फू रिलुओ और उसकी फोर्सेस सुप्रीम एम्परर हेवन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसीलिए सेंट वुडकटर को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका भी वही था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, चिन्मो ने अपनी थर्ड आई से पूरी लोफू हेवन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, और जो सीन उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये दुनिया नॉर्मल लोगों के लिए नहीं थी, ये एक कंप्लीट डिजास्टर जोन बन चुकी थी। आसमान में जाइंट प्लैनेट्स घूम रहे थे। उन प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फोर्स लोफू हेवन की मैग्नेटिक फोर्स से टकरा रही थी।
हर टकराव के साथ पूरी दुनिया कांप उठती थी। अर्थक्वेक्स इतने पावरफुल थे कि जमीन फट जाती थी, मैसिव वॉल्केनोज फट पड़ते थे और फिर आती थी स्टॉर्म्स। लेकिन ये ऑर्डिनरी स्टॉर्म्स नहीं थी। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो काउंटलेस स्पिरिट वेपन से भी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। जहां से भी ये स्टॉर्म्स गुजरती थी वहां हर चीज पाउडर बन जाती थी। नए नए निकले वॉल्केनोज भी इन हवाओं के सामने टिक नहीं पाते थे। और फिर था समुंदर। समुंदर की हर वेव एक नेचुरल कैटास्ट्रोफी थी। हजारों फीट ऊंची वेव साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रही थी। जो भी उनके रास्ते में आता था वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता था। अर्थ, वाटर, विंड, फायर, नेचर के चारों एलिमेंट्स पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे थे। लोफू हेवन अब किसी लिविंग क्रीचर के रहने लायक नहीं बचा था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज अभी बाकी थी। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि स्पेस खुद अनस्टेबल हो गया था। हर जगह स्पेस क्रैक्स बनी हुई थी, पतली, ट्रांसपेरेंट और लगभग इनविजिबल। कुछ क्रैक्स इतनी लंबी थीं कि उनका एंड नजर ही नहीं आता था और कुछ सिर्फ 2 या 3 फीट की थी। लेकिन इनका डेंजर अनइमेजिनेबल था। अगर कोई गलती से भी इन क्रैक्स को टच कर लेता तो उसका बॉडी सीधा 2 हिस्सों में कट हो जाता और स्पीड इतनी ज्यादा होती कि शायद इंसान को मरने का एहसास भी बाद में होता। चिन्मू और ग्रैनी सी बहुत संभाल कर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक जाइंट वेव सीधा एक स्पेस क्रैक के सामने आ गई। अगला ही पल सबको हैरान कर गया। पूरे माउंटेन जैसी वेव एक क्लीन स्लैश के साथ 2 हिस्सों में कट गई, जैसे किसी इनविजिबल सोर्ड ने उसे बीच से काट दिया हो। ये सीन देखकर चिन्मू का दिल कांप गया। दूसरी तरफ ग्रैनी सी का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। उनके आसपास काउंटलेस स्टार्स चमक रहे थे। उनका ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स फोर्स फील्ड एक्टिवेट हो चुका था। ये फोर्स फील्ड आसपास के हर डेंजर को डिटेक्ट कर रहा था और उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा था। आखिरकार ग्रैनी सी पहले ही गॉड रियल्म लेवल की एक्सपर्ट बन चुकी थी। लोफू हेवन चाहे कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, ये जगह उनकी जान नहीं ले सकती थी। लेकिन चिन्मू का ध्यान अचानक किसी और चीज पर चला गया। उसने आसपास हवा में तैरती हुई अनेक सोल्स देखी। ये उन डेविल रेस एक्सपर्ट्स की सोल्स थीं जो कभी लोफू हेवन में मारे गए थे। और जैसे ही उसने उन सोल्स को देखा, उसके अंदर की भूख फिर से जाग उठी, पहले से भी ज्यादा वायलेंट। उसका मन कर रहा था कि वो सभी सोल्स को एक साथ निगल जाए। चिन्मू ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। अब उसे सच में डर लगने लगा था। क्या उसकी थर्ड आई उसे धीरे धीरे किसी मॉन्स्टर में बदल रही थी? इसी टेंशन के बीच उनकी नजर अचानक एक जाइंट कॉर्प्स पर पड़ी। ये एक डेविल गॉड की लाश थी। वो बंजर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका साइज इतना बड़ा था कि मरने के बाद भी उसकी लेंथ 100 गज से ज्यादा थी। उसके विंग्स हड्डियों में बदल चुके थे और उसके गोल्डन हूफ सूरज की तरह चमक रहे थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चिन्मू अपनी थर्ड आई से उस डेविल गॉड के बॉडी के अंदर तक देख सकता था। उसने देखा कि उसके डिवाइन ट्रेजर्स अभी भी उसके अंदर मौजूद थे। वहां मिनिएचर सन, मून, स्टार्स और लैंड्स नजर आ रहे थे। लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। पूरा डिवाइन ट्रेजर वर्ल्ड कोलैप्स कर गया था। चिन्मू और ग्रैनी सी एक ब्रोकन ओपनिंग से उसके डिवाइन ट्रेजर के अंदर घुस गए। अंदर का सीन और भी अजीब था। पूरा लैंड पानी में डूब चुका था। सन और मून टूट चुके थे, स्टार्स बिखर गए थे और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां घर बने हुए थे। पूरे सेटलमेंट्स मौजूद थे, लेकिन अब सब पानी के नीचे डूब चुके थे। ये देखकर ग्रैनी सी ने धीरे से कहा कि ये कभी डेविल रेस का रेफ्यूजी कैंप हुआ करता था, लेकिन लगता है कि ये सिविलाइजेशन कई 100 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। ग्रैनी सी अब तक शॉक में थी। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या लुओफू हेवन की विनाशकारी तबाही के बाद कुछ डेविल गॉड्स ने सच में अपने बॉडीज सैक्रिफाइस कर दिए थे ताकि उनकी रेस के लोग उनके डिवाइन ट्रेजर्स के अंदर जिंदा रह सके? दूसरी तरफ किन्मू अपनी थर्ड आई से पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक अजीब जगह पर पड़ी। टूटी हुई गैलेक्सी के ऊपर एक डेविल गॉड का डिवाइन पैलेस हवा में लटक रहा था। पैलेस बहुत पुराना और डैमेज लग रहा था, जैसे कभी भी बिखर सकता हो। उस डेविल गॉड के डिवाइन ब्रिज, डिवाइन ट्रेजर के अंदर एक फ्लाइंग ब्रिज सीधा उस डिवाइन पैलेस से कनेक्टेड था। किन्मू ने ध्यान से देखा और उसे पैलेस के अंदर एक बहुत ही धुंधली सोल नजर आई। वो सोल अकेली खड़ी थी। उसके अंदर एक गहरा दुख था, एक ऐसी तन्हाई जो हजारों सालों तक इंतजार करने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। किन्मू के अंदर अचानक एक अजीब इम्पल्स जग गया। उसका मन कर रहा था कि वो उड़कर उस सोल को खा जाए, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बदल गया। भूख की जगह उसके अंदर रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भर गई। उसने महसूस किया कि इस डेविल गॉड के पास अब सिर्फ उसकी सोल ही बची थी। कभी उसने अपनी रेस के लोगों को बचाने के लिए अपने डिवाइन ट्रेजर्स तक दे दिए थे, उन्हें शेल्टर दिया था, उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन फिर भी नेचुरल डिजास्टर से उसका बॉडी नहीं बच सका। आखिरकार वो मर गया। उसके लोग कुछ समय तक उसके डिवाइन ट्रेजर्स के अंदर सर्वाइव करते रहे, लेकिन समय के सामने सब हार जाते हैं। आखिर में डिजास्टर्स ने उसके डिवाइन ट्रेजर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी पूरी रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। किन्मू ने धीरे से सोचा, उसकी ओरिजिनल स्पिरिट बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, सिर्फ सोल ही बची रही। शायद ये सोल कई 100 सालों से यहाँ अकेली खड़ी है। उसने आसपास फिर से नजर दौड़ाई। अब उसकी थर्ड आई को बहुत सी वॉन्डरिंग सोल्स दिखने लगी। ये सब ऑर्डिनरी डेविल रेस के लोग थे जो इसी डिवाइन ट्रेजर के अंदर मर गए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि डेथ मैसेंजर कभी इन्हें लेने नहीं आया। किन्मू ने डेविल गॉड के लाइफ एंड डेथ डिवाइन ट्रेजर को देखा और तुरंत समझ गया कि प्रॉब्लम क्या थी। लाइफ एंड डेथ डिवाइन ट्रेजर पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा चुका था। इसी वजह से इन सबकी सोल्स यहीं फंसी हुई थी। ना वो आगे बढ़ पा रही थी, ना मुक्ति पा रही थी। किन्मू के दिल में अचानक एक गहरी फीलिंग जाग उठी। हर रेस में कुछ ऐसे हीरोज होते हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और कुछ कहानियां इतनी ट्रैजिक होती हैं कि उन्हें भूलना इम्पॉसिबल है।
उसने अपनी थर्ड आई बंद कर दी। अभी कुछ देर पहले जो सोल्स को खाने का थॉट उसके दिमाग में आया था, उससे वो खुद घिन महसूस कर रहा था। ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये मेरा सबकॉन्शियस भी नहीं हो सकता, मेरा सबकॉन्शियस इतना ईविल नहीं हो सकता। उसने अंदर ही अंदर उस मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस को डांटा जो उसके थॉट्स को अफेक्ट कर रही थी। जो भी चीज़ मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे तुमसे नफरत है। अगला पल सबको हैरान करने वाला था। किन्मू ने अपनी आंखें खोली और सीधा मुड़ गया। उसके मुंह से यूदू लैंग्वेज के एंशिएंट वर्ड्स निकलने लगे। तुरंत उसके पीछे गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस का एक जाइगेंटिक पोर्टल खुल गया। काला अंधेरा गेट के अंदर घूम रहा था और उसमें यूदू की टेरिफाइंग ऑरा भरपूर थी। लेकिन इस बार किन्मू का टारगेट सोल गाइड को मारना नहीं था। इस बार उसने अपनी डिवाइन आर्ट को मॉडिफाई कर दिया। वो इन ट्रैप्ड सोल्स को यूदू भेजना चाहता था। जैसे ही गेट खुला, डेविल गॉड के डिवाइन ट्रेजर्स के अंदर ठंडी हवा के जोरदार झोंके चलने लगे। एक एक करके काउंटलेस सोल्स उस गेट की तरफ खींची जाने लगी। कुछ ही देर में गेट के दूसरी तरफ से छोटी छोटी बोट्स नजर आईं। ये यूदू के फेरीमन थे। वो आकर सब सोल्स को ले जाने लगे। कई सालों का इंतजार आखिर खत्म हो रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी एक लैंटर्न की रोशनी किन्मू के चेहरे पर पड़ी। गेट के दूसरी तरफ से डेथ मैसेंजर की आवाज आई। तुम हो? तुमने सच में कोई ट्रबल क्रिएट नहीं की? उसकी आवाज में डिसबिलीफ साफ महसूस हो रहा था। किन्मू ने हाथ हिला दिया और गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस को बंद कर दिया। ग्रैनी, चलिए। ग्रैनी सी ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उन्होंने किन्मू की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ नजर आ रहा था। मोअर सच में बड़ा हो गया है। दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक दूर से एक बहुत ही कमजोर आवाज सुनाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्मू तुरंत रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसका दिल हिला दिया। डेविल गॉड की सोल धीरे धीरे बिखर रही थी। उसका डिवाइन पैलेस भी कोलैप्स कर रहा था। आसमान में चमक रहे स्टार्स एक एक करके बुझ रहे थे, जैसे किसी पूरी सिविलाइजेशन का अंतिम अध्याय खत्म हो रहा हो। ग्रैनी सी ने किन्मू का हाथ पकड़ा। अब देखने की जरूरत नहीं, उसकी सोल अब फाइनली रिलीज हो गई है। उसकी एक ही विश थी, अपनी रेस की सोल्स को मुक्ति दिलाना। अब जब वो विश पूरी हो गई है तो उसकी सोल भी जा सकती है। जब सोल डिस्ट्रॉय होगी तो डिवाइन ट्रेजर्स भी साथ में कोलैप्स हो जाएंगे। ये सुनते ही दोनों तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ। पूरा डिवाइन ट्रेजर कोलैप्स कर गया। एक विनाशकारी शॉकवेव हर डायरेक्शन में फैल गई। ग्रैनी सी ने तुरंत किन्मू को बचाने के लिए ग्रेट ओवरआर्चिंग हेवनली स्टार्स फोर्स फील्ड एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी डिस्ट्रक्शन के बीच से एक ब्लैक लाइट निकली। वो एक फ्लड ड्रैगन की तरह गरजती हुई आई और सीधा फोर्स फील्ड को तोड़ दिया। ग्रैनी सी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मूअर ने तुम्हारी हेल्प की, उसने तुम्हारी रेस की सोल्स को यूदू भेजा, फिर भी तुम उसे अटैक कर रहे हो। वो काउंटर अटैक करने ही वाली थी कि अगला सीन देखकर वो रुक गई। ब्लैक लाइट किन्मू को हिट करने के बजाय उसके सिर के पीछे घूम गई और फिर एक अजीब सिंबल में बदल गई। काला प्रकाश, बीच में ब्लड रेड लाइंस और एक क्रिम्सन सर्कल। ये बिल्कुल एक ब्लड डेविल मून जैसा लग रहा था। किन्मू खुद इसे नहीं देख पा रहा था। उसने तुरंत एक मिरर निकाला और पीछे देखा। सच में एक डेविल मून उसके पीछे धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। उसके अंदर काउंटलेस डेविल रून्स फ्लो कर रही थी। हर सेकंड में रून्स बदल रही थी। हर सेकंड में उसकी ऑरा पावरफुल होती जा रही थी। ग्रैनी सी का गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। वो मुस्कुराकर बोली, ये अटैक नहीं था, ये रिवॉर्ड था। उस डेविल गॉड ने अपने डिवाइन ट्रेजर्स में बची हुई पावर को ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें गिफ्ट दिया है। ये डेविल मून तुम्हारी डेविल पाथ कल्टिवेशन को बूस्ट करेगा। किन्मू भी तुरंत इसका इफेक्ट महसूस कर सकता था। उसकी डेविल वाइटैलिटी क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगी। उसकी कल्टिवेशन रैपिडली इंप्रूव हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द वो 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर को ब्रेक कर देगा। लेकिन किन्मू के दिल में अब भी एक सवाल था। ग्रैनी, उस डेविल गॉड को पता था कि मैं ह्यूमन हूँ, फिर भी उसने मेरी हेल्प क्यों की? ग्रैनी सी आगे चलती रही, फिर धीरे से बोली, तुम भी तो ह्यूमन हो, फिर तुमने डेविल रेस की सोल्स की हेल्प क्यों की? किन्मू तुरंत चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ग्रैनी मुस्कुराई, मूअर, तुम्हारे अंदर एक न्यूबॉर्न चाइल्ड जैसा प्योर हार्ट है। तुम काइंडनेस का बदला काइंडनेस से देते हो। तुम रेस नहीं देखते, तुम सिर्फ सही और गलत देखते हो। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, याद रखना, डेविल रेस के अंदर की हीरोज होते हैं, उनके अंदर भी ऑनरेबल पीपल होते हैं। रिस्पेक्ट सिर्फ ह्यूमंस का अधिकार नहीं होता। कुछ डेविल गॉड्स भी ऐसे होते हैं जिनके सामने सिर झुकाने का मन करता है। और इसी तरह एक पुराने डेविल गॉड की हजारों सालों पुरानी कहानी का अंतिम पर्दा गिर गया। लेकिन उसके सैक्रिफाइस और उसकी ग्रेटनेस की याद हमेशा के लिए किन्मू के दिल में बस गई। उसने ग्रैनी सी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। किन्मू को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में शायद उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल फेसेस मौजूद हों, लेकिन किसी के पास ग्रैनी सी जैसी प्योर और काइंड सोल कभी नहीं हो सकती। आज जो भी किन्मू था, उसकी काइंडनेस, उसका कैरेक्टर और उसकी ह्यूमैनिटी, सब कुछ ग्रैनी सी की वजह से था। बाहर की दुनिया ग्रैनी सी को हेवनली डेविल कल्ट की डेंजरस सेंटर्स के नाम से जानती थी। लोग उन्हें एक ईविल वुमन समझते थे जिन्होंने अपने ही हस्बैंड को मार दिया था। लेकिन असल सच बिल्कुल अलग था। डिसेबल्ड एल्डर विलेज के सभी लोगों के पास अपने डार्क सीक्रेट्स थे। हर किसी ने किसी न किसी वजह से ग्रेट रूइंस में शरण ली थी, लेकिन ग्रैनी सी उन सबसे अलग थी। उन्होंने दुनिया की ग्रीड और कियोस से बचने के लिए खुद को एक अगली ओल्ड वुमन के रूप में छुपा लिया था। जबकि दुनिया के लोग अपनी ब्यूटी को वेपन बनाकर दूसरों को कंट्रोल करना चाहते थे, ग्रैनी सी ने अपनी ब्यूटी को हमेशा छुपाया। इसी वजह से किन्मू के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया था। किन्मू ने महसूस किया कि उसकी थर्ड आई से जुड़ी डेंजरस डिजायर अब उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। उसने आसपास देखा। काउंटलेस डेविल रेस सोल्स अब भी उसकी नजर
में आ रही थी, लेकिन उन्हें अब्जॉर्ब करने की इच्छा अब गायब हो चुकी थी। ग्रैनी सी ने उसकी तरफ देखकर प्यार से पूछा, मोअर, तुम्हारा ऑरा बदला हुआ लग रहा है, क्या हुआ है? किन्मू के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। बहुत अमेजिंग चीज हुई है। ग्रैनी सी क्यूरियस हो गई, क्या हुआ? किन्मू हंस पड़ा, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे काइंड वुमन आप ही हैं। ये सुनते ही ग्रैनी सी ने सिर हिलाया। हेवनली डेविल कल्ट की सेंटेस और काइंड, ये कैसे हो सकता है? अगर कोई काइंड है तो वो तुम हो। किन्मू हंसने लगा, तो फिर हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट कास्टर भी काइंड नहीं हो सकता। दोनों जोर से हंस पड़े। काफी समय बाद उन दोनों का मूड इतना हल्का हुआ था। बात करते हुए दोनों सबसे नजदीकी सैक्रिफाइस ऑल्टा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों एक साथ रुक गए। उनके सामने जो सीन था उसने उनकी सांसें रोक दी। दूर एक जाइगेंटिक सैक्रिफाइस ऑल्टा आसमान को छू रहा था। उसकी काउंटलेस स्टेयर्स क्लाउड्स के अंदर गायब हो रही थी। पूरी स्ट्रक्चर किसी डिवाइन माउंटेन की तरह खड़ी थी। ऑल्टा की हर स्टेयर पर काउंटलेस रून्स चमक रहे थे। ये वही रून्स थे जो लुओफू हेवन को सैक्रिफाइस करने के लिए यूज किए जा रहे थे। ये टेरिफाइंग ऑल्टा सेंट वुडकटर ने बनाया था। उसका ओरिजिनल प्लान डेविल रेस की ब्लड को सैक्रिफाइस करना नहीं था। उसका असली टारगेट पूरी दुनिया थी। वो लुओफू हेवन को तोड़कर उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहता था, लेकिन एक ऑल्टा से इतना बड़ा काम पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसने कई सैक्रिफाइस ऑल्टास बनाए थे ताकि पूरे हेवन को डिसमेंटल किया जा सके। किन्मू जानता था कि इस प्लान में कोई हिडन फ्लॉ जरूर है, वरना सेंट वुडकटर कब का इसे एक्टिवेट कर चुका होता। लेकिन सुप्रीम एम्परर हेवन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। रीजन सिंपल था, डेविल रेस को हराया नहीं जा सकता था। उनकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग नहीं थी जितनी टेरिफाइंग थी उनकी डेस्टिनी। सुप्रीम एम्परर हेवन का डिस्ट्रक्शन पहले से डिसाइड था, और इसी डिस्ट्रक्शन के बाद डेविल रेस को इटर्नल पीस मिलने वाली थी। तभी किन्मू की नजर ऑल्टा के टॉप पर गई। वहाँ एक गॉड खड़ा था। उसके हाथ में एक जाइगेंटिक बैटल एक्स थी। उसका बॉडी डिवाइन लाइट से चमक रहा था, और उसके आसपास ची और ब्लड एनर्जी तूफान की तरह घूम रही थी। नीचे हजारों डेविल सोल्स एक समुद्र की लहरों की तरह ऑल्टा पर चढ़ रहे थे, लेकिन वो गॉड अकेला ही सबको रोक रहा था। हर बार जब उसकी बैटल एक्स स्विंग करती, डार्जलिंग लाइट की एक वेव निकलती, और उस लाइट के टच होते ही काउंटलेस डेविल्स के बॉडीज टुकड़ों में कट जाते। आर्म्स उड़ रहे थे, लेग्स उड़ रहे थे, ब्लड हर तरफ फैल रहा था। एक अकेला गॉड और एक बैटल एक्स, और सामने हजारों डेविल सोल्स। फिर भी बैलेंस बिल्कुल वन साइडेड था। ऑल्टा की स्टेयर्स कॉप्सेस से भर चुकी थी, ब्लड रिवर्स की तरह बह रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि डेविल्स डर नहीं रहे थे। उनके सामने सर्टेन डेथ खड़ी थी, फिर भी वो रुक नहीं रहे थे। हर वेव के मरने के बाद दूसरी वेव आ जाती। हर ग्रुप के खत्म होने के बाद एक नया ग्रुप ऑल्टा पर चढ़ जाता। ये देखकर किन्मू भी कंफ्यूज हो गया। ग्रैनी सी, ये सब ऑर्डिनरी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स हैं, ये गॉड का सामना नहीं कर सकते, फिर ये अपनी जान क्यों दे रहे हैं? ग्रैनी सी भी सीरियस हो गई। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर यहाँ डिवाइन ब्रिज रेंज के एक्सपर्ट्स भी होते, तब भी वो गॉड को चैलेंज नहीं कर सकते थे। और ये गॉड कोई ऑर्डिनरी गॉड नहीं था। ये सेंट वुडकटर के 20 समन गॉड्स में से एक था। उसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। चाहे कितने भी डेविल्स आ जाएं, उसे मारना इम्पॉसिबल था। ग्रैनी सी ने आंखें सिकोड़कर सीन को ऑब्जर्व किया। फूरेलुलो इतना फूलिश नहीं हो सकता, जरूर कोई हिडन पर्पस है। उन्होंने धीरे से कहा, क्या डेविल्स के बीच कोई डेविल गॉड छुपा हुआ है? किन्मू ने तुरंत अपनी थर्ड आई एक्टिवेट की। उसकी विजन सबके डिवाइन ट्रेजर्स के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन कुछ देर देखने के बाद उसने सिर हिला दिया। कोई डेविल गॉड नहीं है। फिर अचानक उसकी आंखों ने रियलाइजेशन चमक उठी। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ब्लड सैक्रिफाइस, किन्मू जोर से चिल्लाया। ये लोग अटैक नहीं कर रहे, ये लोग सैक्रिफाइस हो रहे हैं। ग्रैनी सी का चेहरा भी बदल गया। किन्मू ने ऑल्टा की तरफ देखते हुए कहा, फूरेलुलो किसी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को समन करने वाला है। इन सब डेविल्स का ब्लड, फ्लैश, बोन्स और सोल्स उस रिचुअल का फ्यूल बनने वाले हैं। और जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले, ऑल्टा पर एक अनइमेजिनेबल चेंज आ गया। जो ब्लड स्टेयर्स पर बह रहा था, वो अचानक रुक गया। हर कॉप्स फ्रीज हो गया, हर लिविंग डेविल भी वहीं रुक गया। अगला सेकंड और भी हॉरिफाइंग था। चाहे डेड बॉडी हो या लिविंग बॉडी, सबकी बॉडीज एक साथ एक्सप्लोड हो गए। फ्लैश, ब्लड, बोन्स, ऑर्गन्स, सोल्स, सब कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगा। पूरी बैटलफील्ड एक जायंट ब्लड स्टॉर्म में बदल गई। काउंटलेस ब्लड स्ट्रीम्स ऑल्टा के आसपास घूमने लगी। उनके अंदर मिलियन सोल्स की स्क्रीम्स गूंज रही थी। सीन इतना हॉरिफाइंग था कि नॉर्मल इंसान उसे देखकर पागल हो जाता। ऑल्टा के टॉप पर खड़ा गॉड भी ये देखकर सीरियस हो गया। उसने बिना देरी किए अपनी बैटल एक्स को पूरी पावर से स्विंग किया। एक टेरिफाइंग डिवाइन आर्ट एक्टिवेट हुई। एक्स की लाइट आसमान को चीरने लगी। हर स्ट्राइक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हर अटैक में डिवाइन पावर ओवरफ्लो कर रही थी। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि उसकी अटैक्स ऑल्टा के रिचुअल को रोक नहीं पा रही थी। चाहे वो कितनी भी टेरिफाइंग पावर रिलीज करे, ब्लड सैक्रिफाइस रिचुअल लगातार एक्टिवेट होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स पूरे रिचुअल को प्रोटेक्ट कर रही हो। और जब एक गॉड भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, तब किन्मू और ग्रैनी सी समझ गए कि फूरेलुलो ने इस बार कोई ऑर्डिनरी प्लान नहीं बनाया। एक ऐसी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस डिसेंड होने वाली थी जो पूरी बैटलफील्ड का बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकती थी। चिन्मो को तुरंत समझ आ गया था कि जो डेविल गॉड अपनी ही रेस के लोगों की ब्लड सैक्रिफाइस कर रहा था, वो जरूर आसपास ही कहीं छुपा हुआ होगा। आखिर इतनी बड़ी रिचुअल को कंट्रोल करने के लिए उसका पर्सनली यहाँ होना जरूरी था। इसीलिए चिन्मो ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए चारों तरफ सर्च करना शुरू कर दिया। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि बहुत दूर तक अपनी नजर दौड़ाई। लेकिन उसका असली टारगेट था उस हिडन डेविल गॉड को ढूंढना जो पूरी ट्रेजेडी के पीछे था। दूसरी तरफ ग्रैनी सी को भी तुरंत इस बात का एहसास हो गया। उन्होंने भी अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करके आसपास देखना शुरू कर दिया। उनके बॉडी के अंदर पहले से ही कंप्लीट ची सर्कुलेशन नेटवर्क बना हुआ था, और उसमें ब्लाइंड की डिवाइन आइज टेक्निक भी शामिल थी। उनकी प्यूपल डिवाइन आर्ट्स लगभग ब्लाइंड की 9 हेवंस आइज अवेकनिंग स्किल जैसी ही थी। हालांकि वो ब्लाइंड जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी विजन आम कल्टिवेटर से हजारों गुना ज्यादा डेंजरस थी।
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी पावरफुल आईसाइट होने के बाद भी ग्रैनी सी उस डेविल गॉड को लोकेट नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से वो अपनी प्रेजेंस छुपा रहा था वो सच में एक्स्ट्रॉर्डनरी था। ग्रैनी सी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर उन्हें पहले पता होता तो वो ब्लाइंड को भी साथ ले आती। तभी अचानक चिन्मू ने धीमी आवाज में कहा, ग्रैनी, मैंने उसे ढूंढ लिया है। ये सुनकर ग्रैनी सी भी एक पल के लिए हैरान रह गई। जिसे वो खुद लोकेट नहीं कर पा रही थी उसे चिन्मू ने कैसे देख लिया। उन्होंने तुरंत पूछा, वो कहाँ है? चिन्मू ने अपनी उंगली सैक्रिफाइस ऑल्टर के ऊपर आसमान की तरफ उठाई। ग्रैनी सी ने भी उस डायरेक्शन में देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ ब्लड रिवर दिखाई दे रही थी जो आसमान में घूम रही थी। डेविल गॉड फिर भी नजर नहीं आ रहा था। अब ग्रैनी सी के मन में और भी बड़े सवाल उठने लगे। उन्होंने महसूस किया कि चिन्मू की थर्ड आई सच में कुछ अलग ही लेवल की थी। ये आई ऐसी चीजें देख सकती थी जो नॉर्मल डिवाइन आइज भी नहीं देख पाती थी। उनके मन में ख्याल आया कि आखिर इस मिस्टीरियस आई की ओरिजिन क्या है और अर्थ काउंट जैसी एग्जिस्टेंस ने इसे सील करने की कोशिश क्यों की थी। चिन्मू की थर्ड आई सिर्फ भ्रुओं के बीच खुलती थी, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बहुत ही टेरिफाइंग थी। वो हिडन डायमेंशंस, इनविजिबल ट्रेसेस और सीक्रेट एग्जिस्टेंसेस को भी देख सकता था। उसकी नज़र के अंदर डेविल गॉड का असली लोकेशन साफ दिख रहा था। वो डेविल गॉड सैक्रिफाइस ऑल्टर के ऊपर एक हिडन स्पेस में छुपा हुआ था। कभी वो उल्टा लटकता हुआ दिख रहा था, कभी उसके बाल बिखरे हुए नजर आ रहे थे। उसका पूरा अपीयरेंस एक मैड और सैवेज मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। चिन्मू ने तुरंत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ग्रैनी, मेरे वाइटल ची थ्रेड को फॉलो करो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊंगा। तुम्हें उसे किल करना होगा। ग्रैनी सी ने बिना वक्त गवाए जवाब दिया, तुम ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक यूज नहीं करोगे। सिर्फ वाइटल ची थ्रेड से डायरेक्शन दो। बाकी मुझे ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स पर छोड़ दो। चिन्मू का दिल हल्का सा हिल गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी वाइटल ची को एक्टिवेट किया। एक पतला सा ची थ्रेड हवा में निकला और सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ये थ्रेड ऑर्डिनरी नहीं था, ये चिन्मू की आंखों का एक्सटेंशन था। थ्रेड तेजी से ऑल्टर के ऊपर बढ़ता गया और सीधा उस हिडन डेविल गॉड की तरफ पॉइंट करने लगा। उसी वक्त ग्रैनी सी ने ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अचानक काउंटलेस रून्स आसमान में डांस करने लगे। जो थ्रेड पहले सिर्फ ची का बना था, अब उसके साथ स्क्रिप्चर्स के डिवाइन सिंबल्स चिपक गए। रून्स और स्क्रिप्चर्स उस थ्रेड के सहारे सीधा टारगेट की तरफ क्रॉल करने लगे। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था। ये हेवनली सेंट कल्ट के फाउंडिंग मास्टर का छोड़ा हुआ सुप्रीम ट्रेजर था। बंद होने पर यह सिर्फ एक छोटा सा थ्रेड बॉल लगता था, लेकिन जब इसमें वाइटल ची डाली जाती थी तब ये काउंटलेस स्क्रिप्चर्स और रून्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक पावरफुल स्पिरिट वेपन भी था। पहले भी ग्रैनी सी ने बॉर्डर ड्रैगन सिटी में कई पावरफुल एक्सपर्ट्स के खिलाफ इसी ट्रेजर का इस्तेमाल किया था। जब चिन्मू पहली बार ग्रेट रून्स के डार्कनेस में गया था, तब भी ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स में से एक था। बाद में चिन्मू के पास अपने स्पिरिट वेपन्स आ गए, इसलिए उसने स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल कम कर दिया। लेकिन ग्रैनी सी के लिए ये ट्रेजर परफेक्ट था। ये उनकी कल्टिवेशन टेक्निक और नेचर के साथ पूरी तरह कंपैटिबल था। इसी वजह से इसकी असली पावर उनके हाथों में सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती थी। इस बीच चिन्मू का वाइटल ची थ्रेड लगातार आगे बढ़ रहा था। 50 मील तक फैलने के बाद उसकी लिमिट नजदीक आ गई। अगर वो ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर पाता तो उसकी वाइटल ची कई गुना बढ़ जाती, लेकिन अर्थ काउंट की वार्निंग और ग्रैनी सी के इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। अब सब कुछ इस एक थ्रेड पर डिपेंड कर रहा था। ग्रैनी सी ने फिर कहा, मोअर, अपनी टेक्निक एक्टिवेट मत करना, बस डायरेक्शन मेंटेन रखो, मैं उसे मार दूंगी। अगले ही पल ग्रैनी सी के पीछे एक डिवाइन ब्रिज उभर आया। उनका प्राइमोरियल स्पिरिट सामने प्रकट हुआ। स्पिरिट डिवाइन ब्रिज को क्रॉस करता हुआ सेलेस्टियल पैलेस की तरफ पहुंच गया। अचानक उनके बॉडी से टेरिफाइंग डिवाइन पावर फूट निकली। साउथ हेवनली गेट के बाहर 9 हेवंस की रोशनी चमकने लगी। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के काउंटलेस सिंबल्स एक स्पिरिचुअल स्नेक की तरह थ्रेड के साथ साथ टारगेट की तरफ क्रॉल करने लगे। उसी वक्त डेविल गॉड अपनी रिचुअल के सबसे क्रिटिकल फेज में था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डेथ उसकी तरफ बढ़ रही है। अचानक एक सिल्वर लाइन आसमान को चीर कर निकली और सीधा उसके फॉरहेड के बीच जा घसी। डेविल गॉड एकदम शॉक में आ गया। उसने तुरंत अपना हाथ फॉरहेड की तरफ बढ़ाया और उस सिल्वर थ्रेड को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। उसने हैरानी से कहा, ये क्या है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे ग्रैनी सी के बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके कपड़े बटरफ्लाई की तरह आसमान में डांस कर रहे थे। एक के बाद एक डिवाइन आर्ट्स उनके आसपास गैदर होने लगे। डेविल गॉड के एक्सप्रेशन में अचानक बड़ा चेंज आया। उसे डेंजर का एहसास हो गया। वो तुरंत थ्रेड को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी पल ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स अचानक पूरी तरह एक्सपैंड हो गए। काउंटलेस डिवाइन सिंबल्स एक साथ एक्सप्लोड कर गए। बूम बूम बूम। स्पेस के अंदर वायलेंट वाइब्रेशंस फैल गईं। ऐसा लगा जैसे पूरा हिडन डायमेंशन फट गया हो। अगला ही पल उस हिडन क्रैक से ब्लड बाहर बहने लगा। आसमान में एक जाइंट वुंड खुल गया था। उस वुंड से डेविल गॉड का ब्लड वाटरफॉल की तरह नीचे गिरने लगा। ये सीन देखकर साफ हो गया था, ग्रैनी सी का अटैक सक्सेसफुल रहा था। वो हिडन डेविल गॉड जो इतनी देर से ब्लड सैक्रिफाइस कंट्रोल कर रहा था, अब मर चुका था। ग्रैनी सी ने गहरी सांस ली और स्क्रिप्चर्स को वापस कलेक्ट कर लिया। लेकिन जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा, उनका एक्सप्रेशन फिर से सीरियस हो गया, क्योंकि एक बहुत बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। डेविल गॉड मर चुका था, लेकिन ब्लड सैक्रिफाइस रिचुअल नहीं रुकी थी। रिचुअल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी और इसका मतलब था कि असली डिजास्टर अब शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले सोल लैंड 2 नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।